नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे जो बीपीएससी 69 के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री पढ़े, उसके बाद साइंस पढ़े, उसके बाद पॉलिटी पढ़े और ये इकोनॉमिक्स। एक और इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी। उसके बाद सिर्फ 15 तारीख से करंट अफेयर्स को ही दिया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है। अभी बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे अभी भी बहुत समस्या आ रही है क्योंकि 15 दिन मात्र एग्जाम में बचा हुआ है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो जिसे भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये आपका गुड साइन है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है। सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है, कितना भी पढ़ लीजिए उसे लगता है कि मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है। इससे घबराइए नहीं, ये नेचुरल है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, समस्या उसको है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हो पाई है। और अच्छे से प्रिपेयर करिए, खास के करंट अफेयर को। करंट अफेयर इसका जो बीपीएससी का होता है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल होता है। वो कहीं से भी सवाल पूछ देता है। ठीक है, जैसा कि आप 5 साल का उठा के देख लीजिएगा। अभी एक करंट अफेयर से बेस्ड भी एक 5 साल का सवाल लेके आऊंगा। तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप हर साल लगभग 15-20 सवाल आ ही जाते हैं बीपीएससी में। अगर प्रयास करते हैं कि 15-16 के आसपास अगर सही कर लेते हैं 20 में, और 15 में अगर 12-13 भी सही कर लेते हैं तो आप सेफ साइड मतलब 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इसी का एक बेहतर कदम देखते हुए इसको आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2005 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में बढ़कर 2020-22 में हो गया। कितना हो गया? 2015-16 में कितना था और 2020-22 में कितना था, इसी के अनुसार यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 1030 और 1050, ऑप्शन बी है 1062 और 1090, ऑप्शन सी है 1040 और 1070, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 1062 से 1090। सवाल समझ रहे हैं ना? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें बिहार के लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार देखा गया। ठीक है, इसमें बिहार के लिंगानुपात के बारे में बताया जा रहा है कि जो सुधार देखा गया 2015-16 में क्या था और कितना बढ़ा है। ठीक है, यही है सवाल। लिंगानुपात के बारे में रिपोर्ट दिया गया राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार। तो ये 2015-16 में 1062 था और 2020-22 में 1090, इतना इंक्रीज कर गया। वहीं एक बात और बता दूं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है वो 1111 है, याद रखिएगा। और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जो है वो 982 है। तो ये दोनों का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बताता हूं ना कि आपको डायमेंशन पता चले कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप इसको करंट से कोरिलेट करिए। जैसे कि बिहार का बजट आता है, ठीक है, बिहार का बजट पढ़े या फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार पहले अगर देख लेंगे तो आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे या बजट तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से सवाल आता है और कहां पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए एक बार लाइक दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए जिससे कि और अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन ए है, तो जैसे उस समय जो वृद्धि दर थी, अभी वर्तमान में क्या वृद्धि दर है इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय के अनुसार 2.5%, मतलब कि ऑप्शन ए। अब वर्तमान में देख लेते हैं कि हमारा जो अभी का जो है, अभी वर्तमान समय में जो हमारा जीएसडीपी है ऑफ बिहार, यह है 2.97% ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा, अभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी 69 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा जो है ऊपर स्थिर है, मतलब ऊपर बढ़ रहा है। ऑप्शन बी है भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है
जो 2.5% है, ये गलत है। ऑप्शन सी है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, ये भी लगभग सही ही है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो स्टेटमेंट एक है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन। सेकंड स्टेटमेंट है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। थर्ड स्टेटमेंट है रोजगार का निर्माण करना। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है। जो SEZ अधिनियम जो लाया गया, SEZ एक देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पे शुल्क मुक्त, ठीक है, टैक्स फ्री राजकोषीय रियायत दिया जाता है और मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करता है और रोजगार को पैदा करता है। तो रोजगार तो यहाँ पे सही हो गया, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे सही हो गया, और यहाँ पर व्यापार को भी, निर्यात को भी बढ़ाया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? पॉलिसी जो बनाया गया वो क्या है? तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, जिससे कि हम राशन देते हैं गरीब लोगों को, BPL लोगों को, बिलो पॉवर्टी लेवल। उसके बाद ऑप्शन बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन सी है बफर स्टॉक का रखरखाव। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर जिसमें भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। ये 68वां का क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं कि इसमें जो सवाल लग रहा है हमें कि इसका ऑप्शन एक होगा, इसका ऑप्शन एक से ज्यादा हो रहा है, इसमें एक से अधिक हो जाएगा उत्तर सही, क्योंकि कहा जाता है कि यह गोदाम में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाने के लिए, ताकि कम कृषि खाद्य उत्पादन की अवधि के दौरान भी भोजन का प्रवाह सक्रिय रहे, इसके लिए बफर स्टॉक के रखरखाव को बढ़ावा देने की नीतियां बनाई गई। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए बनाया गया, MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित होता है। इसलिए इसका भी सरकार द्वारा नीतियां बनाया गया, जिससे कि MSP किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य है, जिससे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन का पात्र है। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद PDS जो है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है। याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके द्वारा PDS सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया। इसने खाद्य की कीमतों को स्थिर करने और गरीबों को सस्ती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने में मदद की है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा जो कृषि विपणन प्रणाली के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए है विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी है SVS राघवन समिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SVS राघवन समिति, मतलब कि ऑप्शन सी। SVS राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया। इसमें क्या कहा जाता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक कानून है जो भारत में वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नियंत्रण करने के लिए किया गया है, ठीक है। वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नियंत्रण के लिए ये किया गया है मेनली। इसने 1969 के पूर्ववर्ती एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। ये भी याद रखिए किसके स्थान पर आया है। इसके मुख्य पहलू जो है वो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का निषेध करना, प्रभुत्व के दुरुपयोग का निषेध करना, संयोजन का विनियमन करना, उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना करना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का निष्पादन करना। तो ये सारी चीजों को लाया गया है। मेनली इसका जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया गया है जैसे धूसर क्रांति, उसमें सूची 2 में दिया गया है प्याज का उत्पादन, इसी को मिलान करना है। जैसे कि बी में दिया गया है गुलाबी क्रांति, सी में दिया गया है रजत क्रांति, डी में दिया गया है लाल क्रांति। उसके बाद 2 में दिया गया है टमाटर और मांस उत्पादन, 3 में दिया गया है अंडे का उत्पादन, 4 में दिया गया है उर्वरक।
तो इसको कैसे कैसे करेंगे, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा जाता है जो धूसर है, धूसर की क्रांति मेनली उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। उसके बाद गुलाबी जो क्रांति है ये प्याज के लिए, ठीक है। तो याद कर लीजिए, ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ये दोनों सिर्फ यही है, बी ही मिल जाता है, इतना में ही, दो ही अगर आपको पता है फिर भी मिल जाएगा। और रजत क्रांति जो होता है वो अंडे के लिए होता है, और लाल क्रांति जो होता है वो टमाटर और मांस के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार ये सवाल आ रहा है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। फाइनेंस ईयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1951 से शुरू हुआ, अभी वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, खास के जैसे गरीबी उन्मूलन कब हुआ, औद्योगिकरण कब से वृद्धि हुआ, उसके बाद महालनबिस कौन थे, तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना के लिए। तो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें कहा जाता है कि मानव संसाधन जो विकास पे केंद्रित था, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये था 8th फाइनेंस ईयर प्लान में, मतलब कि 8वें पंचवर्षीय योजना में, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है सही, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही उत्तर। इसको एक बार और कुछ चीजें देख लेते हैं। 8वां जो पंचवर्षीय योजना था वो 1 अप्रैल 1992 में शुरू किया गया था। जैसे कि कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसका लक्ष्य क्या था, भारत में आर्थिक विकास पर जोर देना, ठीक है, आर्थिक विकास पे जोर देने के लिए कहा गया था। सेकेंड फाइनेंस ईयर प्लान जो था वो तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देने के लिए बात की गई है। उसके बाद तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार के लिए, इसी समय हरित क्रांति आया था 1961 में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें याद रखिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा फाइनेंस ईयर प्लान, और जो समितियां बनाई गई हैं खास के इकोनॉमिक्स में, लूसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है और भी बहुत से बुक्स में दिया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन बी। कहा जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में निवेश करने के लिए किया जाता है। तो पहले स्थान पे जो रहा उस समय सितंबर 2022 में कर्नाटका रहा, उसके बाद दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, और तीसरे स्थान पे दिल्ली रहा, ठीक है। ये तीनों कम से कम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? ऑप्शन ए यूनियन बजट 1993-94, ऑप्शन बी यूनियन बजट 1991-92, ऑप्शन सी यूनियन बजट 1992-93, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनियन बजट 1992-93। याद रखिएगा, ये जो था LERMS, इसी को कहा जाता है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 1992-93। सी रंगराजन समिति का ये सिफारिश था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। देख रहे हैं अभी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया 5 ईयर प्लान से संबंधित। तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन 1 है स्टेटमेंट, 1 है विकास, 2 है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है साहित्य। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का जो विचार सरल है, भारत सरकार 5 वर्षों के लिए अपनी सभी आय और व्यय का एक दस्तावेज तैयार करती है, इसी को कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। इसमें गैर योजना बजट नियमित मदों पर वार्षिक रूप से खर्च की जाती है। इसमें योजना का जो लक्ष्य था वो पहला था आर्थिक विकास, उसके बाद
चौथा जो था लगातार नहीं था इस तरह, इसलिए इसको ई कहा गया है। तो पहला जो था आर्थिक विकास, दूसरा जो था तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा जो था कृषि विकास और वृद्धि, चौथा जो था हमारा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वो था विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे जो आर्थिक विकास पहला था, उसके बाद चौथा में आत्मनिर्भरता था, उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास सातवां था, उसके बाद औद्योगिकरण जो था वो आठवां था। तो यही मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, आरबीआई तो नहीं होगा, ऑप्शन बी एनएसएसओ, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनएसएसओ, जो अभी बदल दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अब इसको कहा जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक है, ये 23 मई 2019 के बाद मर्ज कर दिया गया। एनएसएसओ जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दिसंबर 2022 के लिए है, इसमें क्या गया है? ऑप्शन ए -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी -10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी +11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। तो ये जो बताया जा रहा है, जो भारत का व्यापार संतुलन है वो दिसंबर 2022 में कितना था? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ये 2021 में कोरोना कारण प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय है, सबसे कम है? तो ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर। याद रखिएगा, यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम शिवहर में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए? तो ऑप्शन ए है 100 में 52, ऑप्शन बी है 100 में 22, ऑप्शन सी है 100 में 35, ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन ए, मतलब कि 100 में से मात्र 52 अंक मिले थे एसडीजी रिपोर्ट में बिहार को। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है BRAP 107 जो है एक वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार द्वारा 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया? जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में बिहार का कौन सा रैंक था? तो ऑप्शन ए है 25वां, ऑप्शन बी है 23वां, ऑप्शन सी है 24वां, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई ये दोनों तो होगा ही नहीं। कोई रैंक का बात कर रहे हैं तो एक से अधिक तो कभी होगा ही नहीं, या तो इसमें से नहीं हो सकता है। तो अगला इसका आंसर हो जाएगा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, क्योंकि उस समय बिहार का जो रैंक था BRAP में वो 26वां था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है के अनुसार बिहार शहरीकरण का स्तर वर्तमान में प्रतिशत था जो बढ़ सकता है, वो जो बढ़ा हुआ प्रतिशत वो कितना था? तो 14.4 है ये। ठीक है, ऑप्शन ए है 14.4 या 15.5, ऑप्शन बी है 11.3 से 15.3, ऑप्शन सी है 12.2 से 13.1, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.3 से 15.3 तक बढ़ा है शहरीकरण बिहार में, शहरीकरण के स्तर का वर्तमान प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? ये कौन सा समिति के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है पीके मोहंती समिति, ऑप्शन बी है अरुण गोयल समिति, ऑप्शन सी किरट पारिक समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किरीट पारिक समिति। किरीट पारिक समिति जो था वो 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की रिपोर्ट दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में बताएं? तो ऑप्शन ए है किशनगंज से ज्यादा, मधेपुरा से ज्यादा सिवान,
उसके बाद ऑप्शन बी है सिवान से ज्यादा किशनगंज, किशनगंज से ज्यादा मधेपुरा। ऑप्शन सी है मधेपुरा ज्यादा किशनगंज, किशनगंज से ज्यादा सिवान। ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिवान से ज्यादा किशनगंज, किशनगंज से ज्यादा मधेपुरा, मतलब कि मधेपुरा में इन तीनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग प्रभुत्व में है? तो ऑप्शन ए गन्ना उद्योग, यह नहीं हो सकता। ऑप्शन बी अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन सी दाल उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाज आधारित उद्योग जो है वो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, इसमें इसका ज्यादा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। स्टेटमेंट है BNI सभी राज्यों के लिए 18 के लिए ही बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। चौथा स्टेटमेंट है BNI में 6 आयाम होते हैं। तो इसमें से उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 4, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 और 3, मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर के वेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, ये सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट सही है जिसमें कहा गया है कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तो ऑप्शन ए है कृषि विज्ञान बैंक, ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन सी कृषि विकास बैंक, ऑप्शन डी कृषि उत्थान बैंक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान बताएं। ऑप्शन ए 0.641, ऑप्शन बी 0.613, ऑप्शन सी 0.596, ऑप्शन डी 0.574, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.613। तो अभी वर्तमान समय में देख लेते हैं कि 2021 का जो बिहार का HDI वैल्यू है वो है 0.571। याद रखिएगा, ठीक है, करंट भी आप कवर करते जाइए। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? ऑप्शन ए 22,511 करोड़, ऑप्शन बी 27,617 करोड़, ऑप्शन सी 20,011 करोड़, ऑप्शन डी 21,543 करोड़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि 22,511 करोड़। अभी वर्तमान में हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो राजकोषीय घाटा है 23 में टारगेटेड है 25,568 करोड़ का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको 3% तक लाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? ऑप्शन ए है 5वीं कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन बी 6ठी कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन सी 7वीं कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन डी 8वीं कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि 6ठी कक्षा से सभी छात्र जो हैं वो कंप्यूटर का शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये दिया गया है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत जो 2021-22 में शुरू किया गया। तो अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-22 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 4.12%, ऑप्शन बी 4.23%, ऑप्शन सी 4.89%, ऑप्शन डी 4.06%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.89%। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन बी सुदीपो मुंडेल, ऑप्शन सी रमेश चंद, ऑप्शन डी अजय नारायण झा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदीप्तो मुंडले जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, ठीक है। कौन कौन सदस्य हैं? एनके सिंह जो हैं वो चेयरमैन है, उसके बाद अजय नारायण झा जो हैं वो मेंबर हैं, अनूप सिंह भी मेंबर हैं, उसके बाद अशोक लहरी मेंबर हैं,
प्रोफेसर रमेश चंद भी मेंबर हैं, उसके बाद अरविंद मेहता सेक्रेटरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में परिवर्तन से वर्तमान से बढ़ा दिया है। ठीक है, जो एफडीआई है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मतलब कि वित्त मंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन ए है 50%, किसमें बढ़ाया गया है, तो बीमा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 100%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर सी, 74% तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो ऑप्शन ए है 8.8%, ऑप्शन बी 7.8%, ऑप्शन सी 7.6%, ऑप्शन डी 6.8%, ऑप्शन ई उपरोक्त में कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 6.8%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ऑप्शन सी बचत अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन डी भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई, यही सबसे अच्छा सूचकांक है जो आर्थिक विकास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया। ऑप्शन ए 2020-21 से 2022-23, ऑप्शन बी 2020-21 से 2023-24, ऑप्शन सी 2020-21 से 2024-25, ऑप्शन डी 2020-21 से 2025-26, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020-21 से 24-25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं। ऑप्शन ए नीति आयोग के सचिव, ऑप्शन बी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33वां क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, जैसे कि सरकारी आयोग, तो ये किसे सम्मिलित है। जैसे इसमें दिया गया है गरीबी की मापन की कार्य प्रणाली की समीक्षा करें, उसके बाद सी रंगायण समिति, उसके बाद पारेख समिति, उसके बाद नरसिम्हा समिति। तो इसको सही तरीके से मिलान कर लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कि ए का 3। तो सरकारी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सी रंगराजन जो है वो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए है। उसके बाद पारेख समिति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए है। नरसिम्हा समिति जो है वो बैंकिंग सुधार के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये इजराइल हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। ऑप्शन ए 11.6%, ऑप्शन बी 22.4%, ऑप्शन सी 15.3%, ऑप्शन डी 18.6%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22.4%। जो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कहा गया है कि वर्तमान में बिहार का जो शहरीकरण का स्तर है 22.4% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनएसएसओ जो अभी हम लोग बताएं, एनएसएसओ अब नाम बदल के एनएसओ कर दिया गया है। तो एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, ये याद रखिएगा, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27 रुपये व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित करता है। ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी है भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऑप्शन डी है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं।
ऑप्शन बी वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। ऑप्शन सी संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ऑप्शन डी वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। उसके बाद ऑप्शन डी वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी उपकरण में ये परिभाषित सही करता है भारत में सूक्ष्म उद्यम को, ठीक है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण। ऑप्शन बी कुआं का निर्माण। ऑप्शन सी जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। ऑप्शन वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति। ये समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समिति कम से कम 25-30 दिया हुआ है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हर एक स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए और इन समितियों को मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि इसे जरूर पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया भंडारी समिति से संबंध क्या है, तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कराधान। ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कराधान। ऑप्शन सी कृषि ऋण। ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना रिबिल्डिंग। उसके बाद ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि ऋण, मतलब कि भंडारी समिति संबंधित है कृषि ऋण से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है एनपीएस को पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी है एनपीएस जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्त लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है जो एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया गया जाता है। ऑप्शन डी जो है एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है पीएम गति शक्ति। ऑप्शन बी है समावेशी विकास। ऑप्शन सी है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। ऑप्शन डी है विनिवेश, मतलब कि डी इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विनिवेश। यहाँ पे कहा जाता है कि विनिवेश जो है वो प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है भारत के बजट 2022-23 में। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। तो ऑप्शन ए 12.5%। ऑप्शन बी 11.7%। ऑप्शन सी 11.5%। ऑप्शन डी 10.9%। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.7% जो था वो भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात था। अगला क्वेश्चन है वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। ऑप्शन ए है 1.7%। ऑप्शन बी 0.7%। ऑप्शन सी 2.1%। ऑप्शन डी 1.3%। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.7%। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था। तो ये जो है ये सारी चीजें जितने भी मैं इकोनॉमिक सर्वे और जितने भी बजट से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका आप करेंट डेट में भी कुछ आंकड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी भारत का गेहूं पूछा गया तो अभी वर्तमान में कितना है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है इसके अनुसार 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन बी है 209.5 मिलियन टन। ऑप्शन सी है 501.5 मिलियन टन। ऑप्शन डी है 201.23 मिलियन टन। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 109.5 मिलियन टन उस समय था 2021 में, अभी वर्तमान समय का आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए लाया गया जीवंत ग्राम कार्यक्रम। उसके बाद ऑप्शन बी है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। ऑप्शन सी इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई। ऑप्शन डी यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। इसमें से बस यही सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन ए है विकास में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी है बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई। ऑप्शन सी है बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8 पॉइंट, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें बिहार में ऑप्शन सी है बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताएं। ऑप्शन ए नालंदा से ज्यादा मुंगेर, मुंगेर से ज्यादा पटना। ऑप्शन बी नालंदा से ज्यादा पटना, पटना से ज्यादा मुंगेर। ऑप्शन सी पटना से ज्यादा मुंगेर, मुंगेर से ज्यादा नालंदा। ऑप्शन डी मुंगेर से ज्यादा नालंदा, नालंदा से ज्यादा पटना। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कि जो शहरीकरण जो बढ़ता स्तर है सबसे ज्यादा पटना में है, उसके बाद नालंदा में है, उसके बाद मुंगेर में है, यानी मुंगेर से ज्यादा नालंदा, नालंदा से ज्यादा पटना। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है बिहार के जीएसडीपी का कितना अनुमान किया गया है। तो ऑप्शन ए 3.18%, ऑप्शन बी 12.1%, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी 3.47%, ऑप्शन डी 9.89%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.47%। ठीक, अगला क्वेश्चन है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग, मतलब कि 7 निश्चय जो योजना चल रहा है ये दूसरा भाग है, योजना है, इसका हिस्सा कौन सा नहीं है 7 निश्चय भाग 2 का, जो योजना दूसरा लाया है। तो ऑप्शन ए है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। ऑप्शन बी है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ऑप्शन सी है खेत में सिंचाई की पानी। ऑप्शन डी है सभी के लिए वायु मार्ग। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के लिए वायु मार्ग। ऐसा बीपीएससी का फाइनल आंसर है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है नालंदा ज्यादा है किशनगंज से, किशनगंज ज्यादा है पूर्वी चंपारण से, और पूर्वी चंपारण ज्यादा है अररिया से, अररिया ज्यादा है शिवहर से। तो इसका प्रति व्यक्ति आय के संबंध में देखते हैं कौन ज्यादा है। तो ऑप्शन डी है इसका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है वो अररिया का है, उसके बाद नालंदा का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का है, उसके बाद शिवहर का है, उसके बाद किशनगंज का है। अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है इसका सही उत्तर है विगत वर्ष में 77 से 63वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा जो व्यवसाय करने के सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे यही बात कह रही है। इसमें भारत अपना रैंकिंग में सुधार किया है, 77 से 63वां हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाखा का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन ए है 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 13.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी 15 लाख करोड़, ऑप्शन डी 16.5 लाख करोड़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यही है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है वो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि एसबीआई। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो निर्भीक जो है वो निर्यात के क्षेत्र को लाभान्वित करेगा, मतलब कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली ऑप्शन ए राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन बी है बैंकों की एनपीए को समस्या को कम करेगी। ऑप्शन सी है राज्य
परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन डी है स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन करेगी। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि जो अभी आया है CFMS बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को जारी किया था। इसमें कहा गया है कि राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन किया जाएगा, पेपरलेस किया जाएगा, कागज रहित। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है CFMS का। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार राज्य को कृषि कर्मण किस लिए जाता है? मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का जो उद्देश्य था ये था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। यहाँ पे जीविकोपार्जन दिया ही है तो रोजगार का ही बात हो रहा है। तो सतत विकास के लिए बात की जा रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए महिला रोजगार, ऑप्शन बी साफ पीने का पानी, ऑप्शन सी सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी बाल कल्याण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल कल्याण, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो वर्ष 2018-19 में यह था। दिया गया ऑप्शन ए राष्ट्रीय औसत का 75%, ऑप्शन बी राष्ट्रीय औसत का 60%, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औसत का 50%, ऑप्शन डी राष्ट्रीय औसत का 33%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय औसत का 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए खाद्यान्नों का वितरण, ऑप्शन बी खाद्यान्नों की खरीद, ऑप्शन सी खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, ऑप्शन डी खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व घाटा जो होता है वो मेनली भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है, इसी का तात्पर्य है। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा और राजस्व घाटा इसी को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी सऊदी अरब, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा USA। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2019-20 में USA ने भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश था। ठीक है, ट्रेड पार्टनर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ऑप्शन ए दूर संचार क्षेत्र, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी बंदरगाह क्षेत्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भारतमाला कहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। वही सागरमाला कहता तो फिर पोर्ट हो जाता, बंदरगाह हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी IDBI, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि HDFC। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। ऑप्शन ए 935, ऑप्शन बी 934, ऑप्शन सी 933, ऑप्शन डी 932, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 935। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, कितना था? तो इसका विकास दर जो था 17-18 के समय, तो ऑप्शन ए है 14.2%, ऑप्शन बी है 14.6%, ऑप्शन सी है 15.6%, ऑप्शन डी है 15.2%, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14.6%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू GSDP क्या था? ऑप्शन ए है 4,87,628 करोड़, ऑप्शन बी 3,61,504 करोड़, ऑप्शन सी 1,50,036 करोड़, ऑप्शन डी 5,63,424 करोड़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए 4,87,628 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया कार्यक्रम सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1980 में 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम जो सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? ऑप्शन ए 5%, 6%, 2%, 3%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर है 5%। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारक्षित भंडार में है कुल विदेशी मुद्रा। ठीक है, जो अभी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की कुल विदेशी मुद्रा कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 34,55,882 करोड़, ऑप्शन बी है 30,55,882 करोड़, ऑप्शन सी है 32,55,882 करोड़, ऑप्शन डी है 28,55,882 करोड़, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उस समय जो था वो भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडारण था वो पहुंच गया था 400 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा 400 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है जो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है वो है नाबार्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन बी है एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर्स गुड्स, ऑप्शन सी है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, कैपिटल गुड्स, इसी को कहा जाता है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 1500, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें 3000 रुपये प्राप्त होता है। जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो उनका अनुमानित जो पेंशन होता है वो 3000 रुपये प्राप्त होता है प्रति माह। तो इसलिए इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी नाबार्ड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जीएनपी दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जीडीपी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है हिंदू वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतिहारी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? ऑप्शन ए 30.12, ऑप्शन बी 30.13, ऑप्शन सी 30.11, ऑप्शन डी 32.12, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय में जो 2023 में किया गया है इसमें यहाँ का सूचकांक जो है बिहार का वो है 31। ठीक है, घट गया है, तो ये याद रखिएगा, वर्तमान समय का भी मैं बता दिया। तो ये थे आज कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है खासकर बीपीएससी के लिए। इसमें हर साल 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रयास करना है कि 70% क्वेश्चन सही हो जाए, जिससे कि हमारा 100-105 का आंकड़ा पार हो जाए और हम सेफ रहे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।